नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विपक्ष की उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा ने किया उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन। धनखड़ कर चुके हैं सोमवार को ही नामांकन। 6 अगस्त को होगा मतदान। अल्वा और जगदीप धनखड़ के बीच होगा सीधा मुकाबला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। अतिवृष्टि से बचाने के लिए सरकारी मशीनरी की दुरुस्त रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में आज फिर ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई। हिंदू पक्ष अपने 361 पन्नों की रिपोर्ट करेगा बहस। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश के समक्ष होगी बहस। यूपी के सोनभद्र में रफ्तार का कहर। ट्रेलर की चपेट में आई बाइक। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। अमरोहा में पुलिस की 1 लाख के इनामी बदमाश से मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश समेत 1 सिपाही घायल। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी। अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन दाखिल करने के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य विपक्षी नेता मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्ग्रेट अल्वा को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को मतदान होगा। प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में आयोजित हुई। इस बैठक के बाद मंत्री परिषद की भी बैठक बुलाई गई। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मंथन हुआ और साथ ही कई फैसलों पर कैबिनेट की मोहर भी लगी। बताते चलें कि प्रदेश में बीते कई दिनों से निजी यूनिवर्सिटी को मान्यता देने की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में इस पर भी चर्चा की गई। और आपको बता दें, साथ ही वाणिज्य कर विभाग में समायोजित होने वाले मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के सेवा सर्वंग को नियमावली पर भी चर्चा की गई। जो भी देश और दुनिया के उद्योगपति प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, उनको सहूलियत देने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। उसमें श्रम विभाग में एक सेक्शन होता है, बॉयलर सेक्शन, उसके नियम में हम आज संशोधन कर रहे हैं। कहीं कोई बॉयलर्स में कोई छेड़छाड़ हो जाती थी, कहीं कोई बिना शासन प्रशासन को सूचना दिए उसको कहीं उठाकर एक जगह से दूसरे जगह कोई ले जाता था, कहीं एक जगह से उठाकर दूसरे जगह स्थापित कर देता था, तो उसमें सजा का प्राविधान था। 2 साल की सजा जुर्माना के साथ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि हम 2 साल की सजा के प्राविधान को हम खत्म करेंगे। जो जुर्माना के रूप में सजा होती है वो चलती रहेगी। लखनऊ में लुल्लू मॉल विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली बार प्रतिक्रिया आई है। बता दें कि उन्होंने कहा कि एक मॉल को राजनीति का अड्डा बनाने का घिनौना प्रयास किया जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश भी हो रही है। प्रशासन इसको गंभीरता से ले और अनावश्यक बयानबाजी, सड़कों पर प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं लुल्लू मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। में एक मॉल खुला है
वह मॉल अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर यह पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन पर सालों से हो रहे अवैध कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। बता दें कि इस आदेश के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चिंता खेड़ा में लगभग 180 अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस भेजा है। वहीं यह प्राधिकरण के प्रवर्तन दल के साथ तहसीलदार भी मौके पर अवैध कब्जेदारों को नोटिस सर्व करने में जुटे हैं। इधर डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने एसडीएम प्रमोद पांडे को नोटिस सर्व की टीम में नियुक्त किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं अनिकेत तिवारी। जी अनिकेत, बताएं। हाँ देखिए हर्षा, सवाल ये है कि जो 180 कब्जों को लेकर बाद नोटिस सर्वे किया गया है, जांच प्राधिकरण जिला प्रशासन संयुक्त टीम वहां पर पहुंची। भारी पुलिस बल वहां कमिश्नरेट पर मौजूद। सालों से जो संपत्ति की जमीन है उस पर किस तरह से कब्जा हो रहा था, उस पर सवाल के निशान कहीं न कहीं जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर भी खड़ा होता है। वो अधिकारी क्या कर रहे थे जब विभाग की इम्प्रूवमेंट जमीन पर कब्जा किया रहा था? खैर, ये सवाल बनता है। हालांकि प्राधिकरण ने ये बात कही है कि उन्होंने 17/11/2021 को वहां के अवैध कब्जेदारों को नोटिस सर्व नहीं किया था, लेकिन नोटिस सर्व होने के बाद 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। इसके बाद अब जाकर कहीं न कहीं जो संयुक्त टीम है जिला प्रशासन प्राधिकरण की वो चित्तौड़गढ़ में पहुंची और वहाँ के जो अवैध कब्जेदार हैं उनको नोटिस सर्व किया। लेकिन इससे कहीं न कहीं वहाँ इलाके के लोग हैं वो लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो ये लगातार बात करते नजर आ रहे हैं कि आखिर विभाग के जिम्मेदार लोग तब क्यों नहीं आए थे जब वहाँ पर मकान बनने की बात हुई थी। और जब बड़ी संख्या में वहाँ पर मकान बन चुके हैं, लोगों ने लाखों रुपए वहाँ पर अपने लगा दिए अपने सपने के आने के लिए, तो अब उनके लिए चिंता का विषय है कि आखिर वो लोग अब कहाँ जाएंगे, वो सड़क पर आ जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए समय दिया कि 6 महीने के अंदर वो सभी लोग जो अवैध तरह से वहाँ पर रह रहे हैं वो वहाँ से जमीन खाली कर दे। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आकर खड़ा होता है बाकी जो लगातार जिन लोगों ने पैसा खर्च करके अपने सपनों के आस्थाने बनाए और फिर वो लोग अब कहाँ जाएंगे। कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार जो अधिकारी थे उन पर जांच जरूर बैठनी चाहिए, कौन वो लोग थे जिनके संरक्षण में इस तरीके के अवैध कब्जे हुए। तो लगातार इसको लेकर एक टीम भी गठन करना चाहिए विभाग की तरफ से भी और एक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि अभी फिलहाल वहाँ पर नोटिस कर दिया गया जो 180 अवैध कब्जेदार हैं और उनको बोल दिया गया कि 6 माह के अंदर वो सभी लोग उस जमीन को मुक्त कर दें। जी अनिकेत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोनलाइन पे अनिकेत। यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग की धांधली के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटाया गया है। बता दें कि विभागीय जांच के बाद मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी पर गाज गिरी है। वहीं पीडब्ल्यूडी चीफ मनोज गुप्ता पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि एक विशेष सचिव का नाम भी पोस्टिंग धांधली में शामिल बताया जा रहा है। फिलहाल शासन स्तर पर नरेंद्र भूषण की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। वाराणसी में आज फिर ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मुकदमे की सुनवाई होनी है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में दोनों पक्षों को बहस करनी है। हिंदू पक्ष की वादिनी राखी सिंह के वकील शिवम गौड़ कोर्ट में पेश किए गए 361 पन्नों पर बहस करेंगे। वहीं इससे पहले सोमवार को उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के दिन से लेकर वर्ष 1993 तक मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी। वहां का धार्मिक स्वरूप हिंदू धर्म का था। साल 1993 में सरकार ने अचानक बैरिकेडिंग लगाकर दर्शन और पूजा बंद करा दी। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और
वक्फ एक्ट इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा दावा ज्ञानवापी की जमीन पर नहीं है, हमारा दावा सिर्फ मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजा के लिए है। इससे पहले मुस्लिम का ये दावा कर चुका है कि मां श्रृंगार गौरी का मुकदमा किसी भी तरह से सुनवाई योग्य नहीं है। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह आवास के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि साल 2016 में 12,460 पदों पर निकाली गई भर्ती को पूरा करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध जताया था और साथ ही मंत्री के घर के बाहर सुंदरकांड का पाठ कर जल्द अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की। यूपी के सोनभद्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को चपेट में ले लिया, जिससे भाई बहन समेत 2 वर्षीय भांजे की मौत हो गई। दूडी कोतवाली क्षेत्र के गुलाझरिया गांव विद्युत सब स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। घटनाक्रम ये हुआ कि ये जो मृतक हुए हैं लोग, ये अपने साइड से आ रहे थे और ऑपोजिट साइड से एक बाइक वाला आके हिट कर दिया। साइड में ये मशीन वाली जो गाड़ी है ये जा रही थी और वो हिट करने के बाद बाइक से जो हिट हुआ तो इन लोग जो बैठे थे पिछले चक्के के नीचे आ गए और इससे इन लोग की दर्दनाक मौत हो गई। कितने लोगों की मौत हुई है? 3 लोग की मौत हुई है। तो एक ही परिवार के साथ? जहाँ तक मेरी जानकारी मिला है मुझे कि भाई बहन और छोटा बच्चा है। कहने का मतलब कि मामा भांजा और भगीना, यही। बिजनौर के नगीना क्षेत्र में डीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। दोनों वाहनों में करीब 25 लोग सवार थे। तभी सिटी डिग्री कॉलेज के पास यह हादसा हुआ। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया। वहीं एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। यूपी के अमरोहा स्थित सकतपुर में जंगल में पुलिस की इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश उमर पैर में गोली लगने से घायल हो गया और साथ ही साथ एक सिपाही अखिलेश भी घायल हो गया। आरोपी उमर वर्ष 2018 में हुई हत्या के मामले में वांछित चल रहा था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल घायल बदमाश और घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना शायद नगरी टीम जो भ्रमण थी अपने क्षेत्र में, उनको एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखा। पुलिस जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहां से सामने से ये व्यक्ति सामने से आता है और अपनी तरफ से फायर करना शुरू कर देता है। पुलिस जब उसके पीछे भागने की कोशिश करती है तो इसकी तरफ से 2 फायर हुए हैं सामने। उसके बाद में पुलिस जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी एक फायर हुआ है। हमारे सिपाही को एक हमारा सिपाही घायल हुआ है, जिसको गोली लगी है बाएं तरफ, और जो ये व्यक्ति है इसके भी पैर में गोली लगी है। जब पास में पुलिस पहुंचती है इसके बाद में, तो इससे एक बाइक बरामद हुई, एक तमंचा बरामद हुआ 315 बोर का, और 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस। इसकी जब शिनाख्त करवाई गई तो ये व्यक्ति 1 लाख का इनामिया है हमारे थाना हसनपुर क्षेत्र का, जो मर्डर था 2018 में हुआ था, उसका एक वांछित था। ये व्यक्ति फरार चल रहा था। पुलिस को इसकी पहले से ही तलाश थी और इसी क्रम में टीम ने इसको यहाँ पे दबोचा है। अगली खबर की ओर, फतेहपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ सोमवार से लापता 7 साल के बच्चे की कुकर्म के बाद सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई और आरोपी पड़ोसी ने शव को आंगन में दफना दिया। पूरा मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के आलमपुर नरही गांव का है, जहां घटना का खुलासा होने पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया और साथ ही साथ आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आलमपुर नरही ग्राम हुसैनगंज थाने में है। यहाँ पे अजय सिंह के एक 7 वर्षीय
पुत्र के साथ दुष्कर्म करके और उसकी हत्या कर दी गई है। आरोपी को पकड़ लिया गया है और फील्ड यूनिट की टीम है, सारे अधिकारीगण हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इसको जेल भेजा जाएगा और पूरी कोशिश होगी कि इसके विरुद्ध जो भी साक्ष्य हो एकत्र करके इसको बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाए। यूपी के बस्ती में पुलिस की सर्विलांस टीम ने गुमशुदा और चोरी के 123 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसकी मार्केट में कीमत 1.64 लाख बताई जा रही है। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल मालिकों को एसपी कार्यालय बुलाकर अपने हाथ से खोया हुआ मोबाइल वापस किया। वहीं मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी देखने को मिली। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद के चलते युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे वो घायल हो गया और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती किया, जहां गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। आपको बताते चलें कि उधारी के पैसे में लेन-देन के विवाद में चलते सभासद के नाबालिग बेटे सहित 3 अन्य लोगों पर मारपीट करने का आरोप है। मामला खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौहट्टा का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के अस्पतालों में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते मरीजों से मनचाही फीस वसूली जा रही है। वहीं शामली में प्रासंदी देवी नाम की महिला मरीज से वसूली का मामला सामने आया है। यहां गंगा अमृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 500 रुपए प्रति घंटा की ऑक्सीजन लगाई गई है। वहीं मरीज के परिजनों को 8 दिन का बिल 2,12,500 रुपए का थमाया गया। ऐसे में मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा करते हुए डीएम से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद शामली जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं और पूरा मामला शामली जनपद के उन कस्बे का बताया जा रहा है। तस्वीरों में रंग भरते हुए आपने हजारों कलाकारों को देखा होगा। आज हम आपको मिलवाएंगे जालौन की रहने वाली प्रज्ञा माहेश्वरी से, जो खेलने वाले क्यूब से किसी भी इंसान की तस्वीर को हूबहू बना सकती है और इस कलाकारी के दम पर महज उनसे मात्र 14 साल की उम्र में देश के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ ही प्रज्ञा ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की तस्वीर बनाई, जिसके लिए खुद सोनू सूद ने प्रज्ञा को ट्वीट के माध्यम से तारीफ की। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री के जालौन आगमन पर प्रज्ञा ने पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर बना उन्हें समर्पित की है। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर अपने अंदर कोई पैशन है, कोई अपने अंदर इच्छा है, तो उसको ज़रूर उजागर करना चाहिए, पर इतना आगे ले जाना चाहिए कि लोग वाह वाह कर उठे। इसने भी यही किया। खेल खेल में एक बार रूबिक्स क्यूब इसको मिला था, इसके टीचर ने गिफ्ट दिया था और उसके बाद से उस रूबिक्स क्यूब से ऐसा खेला कि अब ऐसे कारनामे करने लगे कि लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं। किसी का भी फ़ोटो दे दीजिए, चाहे वो इंसान हो, कोई बिल्डिंग हो, नेचर हो, या किसी भी देश का नाम बता दीजिए, उसका ये झंडा रूबिक्स क्यूब के माध्यम से बना के दिखा देती है। देखिए, समय तो असीमित था इसके पास में, क्योंकि आजकल इसका पैशन ही ये है कि दिन रात 24 घंटे इसके हाथ में रूबिक्स क्यूब होता है और जब देखो उसी से खेलती रहती है और अपना कुछ ना कुछ करती रहती है। कासगंज के गुंज डुंडवारा नगर पालिका परिषद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांत प्रचारक हरीश रौतेला रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी हर्षिता माथुर रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश आर्य ने की। इस अवसर पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि नगर पालिका परिषद में बने पुस्तकालय का शुभारंभ एक अच्छा कार्य है। वहीं उन्होंने नगर के विद्यार्थियों से पुस्तकालय का लाभ लेने का आह्वान किया। बता दें, कार्यक्रम में यूपी बोर्ड के मेधावियों को मेडल और डिक्शनरी प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। पालिका के द्वारा कराया गया कार्य है। यहाँ पे आज दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। पूर्व में नगर पालिका के द्वारा ये कार्य सैंक्शन किया गया था और इसको कंप्लीट करके बहुत अच्छा पुस्तकालय यहाँ पर बनाया गया है। इसकी देखरेख जो है नगर पालिका के द्वारा की जाएगी। इसमें
काफ़ी अच्छी किताबें हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हों या हमारे धार्मिक ग्रंथ हों, सभी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। जो यहाँ आसपास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह के पुस्तकालय की आवश्यकता है, उनके लिए मैं अनुरोध करूँगी कि वो इस पुस्तकालय में ज़रूर आकर देखें और जो उनकी आवश्यकता की किताबें हैं, ज़रूरतें हैं, वो ज़रूर लाइब्रेरी के जो प्रशासनिक या पदाधिकारी हैं उन लोगों को बताएं, जिससे कि और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं की जा सकें। बस्ती की पैकोरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें, पुलिस ने फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाले फरार शिक्षक को परसागना तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। वहीं हरैया के क्षेत्राधिकारी शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी और औकार नाथ वर्मा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने तलाश शुरू कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शिक्षक पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। मीडिया पर एक फर्जी अंक पत्रों के आधार पर भर्ती हुए शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में एक फर्जी शिक्षक नामित था, जिसका नाम रामगोपाल पुत्र रामचेत्र निवासी दौलतपुर थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर, उसे थानाध्यक्ष पैकोलिया दुर्गेश पांडे के नेतृत्व में परसागना तिराहे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार जेल भेजा गया है और प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और ये पैकोलिया पुलिस का एक बहुत ही अच्छा गुड वर्क है। फिलहाल के लिए एवन उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।